आ जाओ बच्चे। पक्का है ना फिर 5:50 तू 5 बजे आ जाएगा पक्का? कैसे आएगा? तो नहीं, लेकिन क्यों छोड़नी है ये बात, तो मैं एडजस्ट होता रही है क्लास। हाँ मैं नो इश्यूज, हर संडे पहले आके मतलब हर क्लास से पहले 15 मिनट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ एन आवर लग जाता है क्या? अच्छा 15 है, 15 तो बहुत दूर है। तू एडजस्ट कर भाई थोड़ा सा, ठीक है जी। बोल तो देगा, रिक्वेस्ट करना है, बोल क्या दे, रिक्वेस्ट करनी है, ऐसे नहीं होता बोल दूंगा है। तू भी हमें उन्हीं में शामिल कर दे, मैं नहीं जानता किसी में, रिक्वेस्ट बोलना, रवि सर ने रिक्वेस्ट किया है, अगर प्लीज़ अगर हो सके तो, ठीक है। कौन मैम कौन है? हाँ मैं जानता हूँ, मिला हूँ उनसे। इको पढ़ाती हैं? ठीक है, स्टार्ट करें। सी है ना आई थिंक मैडम, और मुझे ऐसा कुछ डाउट है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है सी हैं, बाकी नहीं पता मुझे एग्जैक्ट, 2 साल पहले मिला था, मिला रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, द मोस्ट डेंजरस चैप्टर ना, इसे कहेंगे हम जरूर, इसलिए खतरनाक है, जिसको डायग्राम बनाने नहीं आते, जो इमेजिन करके बिना करे सारे क्वेश्चन को हैंडल करना चाहता है, उसका ये चैप्टर वीक होता है, और जो डायग्राम बना बना के काम करता है उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है जी। चैप्टर का नाम लिखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। असाइनमेंट कल इश्यू करूंगा, घर पे रह गए सारे वो, और ये असाइनमेंट किसका, ये ले लो यार पॉल, ले ले, भूल जाएगा नहीं यहाँ, ठीक है जी। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, ठीक है जी। 4 चैप्टर कौन कौन से? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, चैप्टर नंबर 1, जिसको हम कल ही खत्म कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 लाइन एंड स्पेस, वो कल शुरू हो जाएगा, कोई इतना मुद्दा ही नहीं है। चैप्टर नंबर 3 आता है प्लेन, और चैप्टर नंबर 4 आता है लाइन्स एंड प्लेन। सबसे खतरनाक आता है कौन सा? लाइन्स एंड प्लेन। जब सारे कॉम्बो हो जाते हैं ना, तो फिर इंसान थोड़ा इमेजिन करने में परेशानी करता है अपने आप में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर कौन सा? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है जी। कोसाइन, कोसाइन का पूरा नाम कॉस ना, छोटा नाम कॉस, कोसाइन तो वैसे अपने आप में पूरा नाम है। इधर देखो बेटा बोर्ड पे ना, ये थोड़ा सा अगर तुम समझ लोगे, पेन दे भाई, ये दे, ये पास कर दो, पॉल एक और पेन चाहिए। यहाँ आने दो बेटा, ये आ रहा है, ये फ्रंट वाला मार्कर आ रहा है एक्स एक्सिस आपकी तरफ, ये जा रहा है वाई, और ये अपवर्ड डायरेक्शन कौन जा रहा है? जेड। ये फिजिक्स वाले कभी कभी इसको भी एक्स बोल देते हैं, फिजिक्स में चाहिए होता है एरिया, तो उनको लेंथ इनटू विड्थ, उसे फर्क नहीं पड़ता कि एक्स यहाँ से हो यहाँ से, उन्हें तो लेंथ इनटू विड्थ से मतलब है, मुझे चाहिए भाई। और एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, वाई इसको बोलते हैं, कभी गलती से भी इसे एक्स नहीं बोलना, उसको इमेजिन करो, वो ओरिजिन है, वो कॉर्नर क्या है? ओरिजिन। जो बॉटम लाइन तुम्हारी तरफ गई है श्रेया, वो कौन है? वो एक्स एक्सिस है, और जो इधर आई है वो कौन है? वाई, और ये जो ऊपर की तरफ गई है वो कौन है? जेड। और ये कौन सा ऑक्टेंट है? फर्स्ट। इसके पीछे वाला कमरा कौन सा ऑक्टेंट है? सेकंड। उसके उधर वाला थर्ड, इसके इधर वाला फोर्थ, इसके नीचे पांचवा ना। तो बहुत सारी कहानी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, करेंगे आज की क्लास में बात जरूर करेंगे। पहले जरा कुछ जो शुरू करना वो चाह रहा हूँ वो करूँ। ये एक लाइन है, ये क्या है? लाइन कह लो, वेक्टर कह लो। अरे इस लाइन के ऊपर कितने वेक्टर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लाइन की लेंथ थोड़ा होती, लाइन की लेंथ थोड़ा, लाइन की लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इसके ऊपर कितने वेक्टर बन सकते हैं? इनफाइनाइट। आप लाइन कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वेक्टर कह लो, आप मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम नोटिस कर सकते हो, ये मेरे पेन की मूवमेंट देखना, ये एक एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये वाला कौन? वाई के साथ। और ये कौन? वेरी गुड, ये जेड। ये इसका नाम रख लेते हैं अल्फा। क्या नाम रख लेते हैं? ये बीटा, और ये गामा। भाई अल्टीमेटली मेरा व्हाइट बोर्ड 2 डायमेंशनल है ना, उतना फील नहीं होता जितना यहाँ फील कर पाओगे। ये क्लियर है? अच्छा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्स है, तो रिवर्स डायरेक्शन क्या रहा होगा? सोचो, अगर फॉरवर्ड एक्स है तो रिवर्स क्या रहा होगा? एक्स डैश। अगर फॉरवर्ड वाई है तो इधर क्या रहा होगा? वाई डैश। अगर अपवर्ड जेड है तो डाउनवर्ड क्या रहा होगा? जेड डैश। तो ये बताओ, ये वाला अगर एंगल अल्फा है, ये वाला अगर एंगल अल्फा है, ये वाला, तो ये वाला एंगल क्या रहा होगा? सोच के बोलना जरा, पीछे की तरफ को, ये पूरा जो इधर बना होगा,
वो भी ये स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे कर देते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए गायब कर देते हैं किसको, बाकी एक्सेस को। ये समझो ये फॉरवर्ड जा रहा है वो कौन है, एक्स, और जो बैकवर्ड गया है वो कौन है, वो एक्स डैश है। प्यारे बच्चे ये अल्फा है तो ये कितना है, ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा। इसका मतलब मिनिमम एंगल कितना बन सकता है लाइन का एक्स एक्सेस के साथ, 0, और मैक्सिमम कितना बन सकता है अगर ओवरलैप कर जाए इसके साथ, पूछे ना पूरे एक्स डैश के साथ, तो ये पूरा मेजर करना पड़ेगा ना अपने को, है ना। तो मैं जो अब डायग्राम बनाने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझ सकते हैं, राइट। ओके, ये है जी आपका डायग्राम। समझ तो इसमें भी आता है बट वो ज़्यादा फील करते हैं। ये पीछे की तरफ कौन गया है, एक्स डैश, ये इधर की तरफ कौन आया, वाई डैश, और ये ऊपर की तरफ जेड है, तो नीचे की तरफ कौन गया है, कट आउट। और ये है मेरी लाइन जो इसके साथ कितना बना रही है, अल्फा, इसके साथ एंगल कितना बना रही है, बीटा, और इसके साथ कितना बना रही है, गामा। अच्छा, जब एंगल दुनिया में आ जाता है तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट किए जा सकते हैं, सारे ही कर सकते हैं, 6, साइन कॉस, टेन कॉट, कोसिकेन, सीकेन। मैं स्पेसिफिकली कॉस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो कॉस एल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा आर कॉल्ड कोसाइंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोसाइंस ऑफ लाइन। हाँ भाई, लाइन भी बोल सकते हैं और वेक्टर। हाँ भाई, लाइन और वेक्टर कैसे बोल सकते हैं यार, अरे वेक्टर लाइन के ऊपर ही होता है भाई। अगर मैं इसको इन्फानाइट तक एक्सटेंड कर दूं तो ये कौन हो गई, लाइन हो गई। और ये कौन है, ये ओपी नाम से क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास, एक वेक्टर। वेक्टर का नाम बताओ कौन है, पोजीशन वेक्टर है। ओ को ज्वाइन कर रहे हो पी से तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। वैसे बाकायदा लिखे जा सकते हैं, पी क्यू वेक्टर लिख सकते हैं, है ना, बट मुझे उसमें टेंशन नहीं है। ये बताओ एंगल कितने, 3, अल्फा बीटा गामा, और वो क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड कोसाइंस ऑफ द लाइन और वेक्टर, राइट, डिनोटेड एज। ये भी फर्क, इनको डिनोट भी किया जाता है, डिनोटेड एज एल कॉमा एम कॉमा एन। तो अगर पहली लाइन में पूछो तो एल किसके इक्वल है, बिल्कुल ठीक है, कॉस अल्फा के। एम किसके इक्वल है, कॉस बीटा की। और एन किसके इक्वल है, कॉस गामा की। अभी आप कॉपी करें, नेक्स्ट मेरा सेगमेंट ये होगा कि दुनिया में ऐसी क्या आफत आ गई कि आज ये निकालने ही पड़ गए, इसके बिना काम नहीं चल रहा। ठीक है जी, मतलब तुम साइन छोड़ के, टेन छोड़ के, कॉट छोड़ के, कोसिकेन छोड़ के किसके पीछे पड़े, वजह तो होगी ना कोई। अभी बात करते हैं। डायग्राम सही बनाना भाई, इसीलिए मैंने हॉच पॉच से बचाने के लिए तुमको पहले एक फंडामेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया था कि भाई है क्या। और अल्फा बीटा गामा की मिनिमम वेरिएशन कितनी रहती, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम 0, मैक्सिमम पाई। देखो, रटने वाले तो ये भी रट लेते हैं, लेकिन जो समझने वाले बच्चे होते हैं वो अक्सर मेरे पास क्लासरूम के बाहर आज नहीं कल नहीं 2 महीने बाद, जब उनकी अंतरात्मा उनको बिल्कुल परेशान कर देगी तो पूछने ज़रूर आएंगे, सर आपको कैसे पता है कि दुनिया के सारे वेक्टर ओरिजिन से ज्वाइन किए जा सकते हैं, हो सकता है कि मेरा वेक्टर ये हो। तो मैं उस बच्चे को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई तेरा सवाल बहुत अच्छा है सर। अब देखो ना, अगर ये लाइन ऑफ सपोर्ट ये ले लें तो आपकी बात कहाँ ठहरती है। आप कहते हो कि ओरिजिन से एंगल बनते हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये तो ओरिजिन के आसपास भी नहीं है। तो मैं फिर उसको एक ही जवाब दूंगा, बेटा वेक्टर कैन मूव अलोंग अ लाइन ऑफ सपोर्ट और वेक्टर कैन मूव पैरेलल टू द लाइन ऑफ सपोर्ट। यानी वेक्टर यहाँ तो इसके आगे पीछे जाएगा इस लाइन के, यहाँ इसकी लाइन के क्या रहेगा, पैरेलल। तो ऐसी कोई ना कोई लाइन जरूर रही होगी जो ओरिजिन से पास होगी और इसके पैरेलल होगी। जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, जब ये वेक्टर उड़ता हुआ इसके ऊपर आ जाएगा और फिर इसके भी आगे पीछे मूव कर सकता है, तो अल्टीमेटली पी को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, क्यू को यहाँ, है ना। बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के साथ परेशानी नहीं आनी चाहिए। दे नोज दैट कि वेक्टर कैन मूव
ना, along line of support or parallel to the line of support. So this must be alpha, this must be what beta and this must be what gamma. कमाल है, वही वेक्टर हमने यहाँ शिफ्ट करके एंगल बना लिए और फिर निकल आया कौन, कोसाइंस, राइट। तो कॉपी करो फटाफट ये सारी कहानी, इसको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये तुम्हारे नॉलेज के लिए था कि घबराओ मत, दुनिया के सारे वेक्टर ओरिजिन से पास नहीं होते, लेकिन हम भी वो चीज़ है बेटा कि कहीं ना कहीं से उसको पास तो करा ही लेंगे ओरिजिन से, ठीक है जी, कोई डाउट, ठीक है जी। नेक्स्ट एक ऐसी मतलब बिना सिर पैर के क्वेश्चन है, मतलब जब तक आपको ऑब्वियसली इसका मीनिंग समझ नहीं आया मेरे हिसाब से तो बेकार की बातें हैं, फिर भी एक क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है कि अगर अल्फा 90 डिग्री है, बीटा 135 डिग्री है, गामा 45 डिग्री है, जितना आपने रिकॉर्ड किया था उतना मैंने देखी। अब क्या रात को जगराता करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में देखना, एक्चुअली स्पेस कम था पेन ड्राइव में तो मैंने लेक्चर्स उतने डाले थे, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं बेटा, 9 लेक्चर्स हैं, स्ट्रेट लाइन के भी कहाँ पहुंची है, मैंने वो कंप्लीट कर लिया, 5वां लेक्चर खत्म हुआ ना तेरा भी, हाँ तो 9 लेक्चर्स हैं बेटा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में उस दिन देख के गई थी ना, फिर से मैं डाल दूंगा, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा नहीं है, उसके बाद अपने आप मॉनिटर कर लेना। हाँ, और एक M1 है, M1 में भी मैंने 60% M1 खुद कर लिया था, थोड़ा सा रहता है, आपकी मर्जी बेटा, मैं उसको कर दूंगा, ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। अल्फा की वैल्यू 90, बीटा की वैल्यू 135, गामा की वैल्यू 45, कोई निकाल सकता है LMN? हाँ तो इसमें निकालने वाली बात क्या है, cos 90 कॉमा कितना बोलो 135 कॉमा cos निकालना है, cos 90 कितना होता है 0, cos 135 माइनस 1/√2 और cos 45 1/√2, करो कॉपी, एक नंबर मिलता है ये निकालने का। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन इफ एंगल दैट दिस इज, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड DC ऑफ A पार्ट x एक्सिस, B पार्ट y एक्सिस, C पार्ट z एक्सिस। ये से नहीं कोई आइडिया, DC डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। ये बताओ x एक्सिस का एंगल x एक्सिस के साथ क्या होगा, एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, आई थिंक 0 होगा, किसी भी लाइन का एंगल खुद के साथ क्या होता है, तो अल्फा तो 0 हो गया, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है दुनिया को पता ही है, वेरी गुड, और गामा B90 ना, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना, कोई बता सकता है, कोसाइंस क्या रहे होंगे, हाँ तो ओरली बोल दो, cos 0 cos 90, हाँ बिल्कुल, तुम सीधे जाओ भैया, आंसर बोलो 1 0 0। और इधर बताओ, इधर y एक्सिस के कोसाइंस बताओ, y एक्सिस के कोसाइन, अरे तो इसमें क्या है, इस बार 1 कहाँ जाएगा, बाकी सब 90 रहेंगे, है ना, तो आंसर क्या रहेगा 0 1 0। और z एक्सिस के कोसाइन सुनाओ, 0 0 1, करो कॉपी। x एक्सिस के कोसाइंस याद रखना, आज के बाद x एक्सिस के DC जो होते हैं वो 1 0 0 होते हैं, y एक्सिस के DC होते हैं 0 1 0, और z एक्सिस के DC होते हैं 0 0 1। ठीक है जी, लिखो बेटा, What डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट एक्चुअली, यही हेडिंग होनी चाहिए, What डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट एक्चुअली फॉर अ वेक्टर और अ लाइन। किसी वेक्टर या लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस तुमको पता हो तो इसका क्या मतलब है, कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। What डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट फॉर अ वेक्टर और अ लाइन, आई थिंक वी शुड मूव, राइट। बोर्ड पे ध्यान से देखना बच्चे, जिसको ये समझ में आ गया उसको समझ में आ जाएगा कि भाई चैप्टर पढ़ना है ना 3D, तो DC तो आना चाहिए, नहीं DC के बिना तो 3D तो नहीं कर सकता। ओके, या ना देना। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर A
एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है जी, इसको 2D में ले लें जरा, पहले इसको 2D में लेते हैं ना। 2D समझते हैं आप, मतलब जो तुम्हारा 9th 10th का क्वेश्चन था। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। 2D में समझते हैं बेटा। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, इसको छोड़ो, इसको थोड़ी देर बाद लेंगे। तो एक एंगल आया एक्स एक्सिस के साथ एल्फा और एक एंगल आया वाई एक्सिस के साथ, क्या नाम, बीटा। किसी भी बच्चे से पूछो कि बेटा ओपी वेक्टर निकालना है, तो वो क्या निकाल के देता? वो बोलता सर देखो एक्स एक्सिस तो ये है, एक्स लेंथ ये है और वाई लेंथ ये है। अच्छा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। और वाई एक्सिस का स्टैंडर्ड जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? तो कोई भी लिख देता सर एक्स यूनिट अलोंग आई कैप, तो क्या लिख देता? एक्स आई कैप। और कोई भी लिख देता वाई यूनिट अलोंग, आई थिंक लॉजिक इज क्लियर टिल नाउ ना। मैंने बोला बेटा ओपी कैप निकाल, तो ओपी कैप निकालना बच्चे को आता है। वो बोलता है वेक्टर को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, उसमें क्या परेशानी है आपकी? ये लो एक्स आई प्लस वाई जे, मैंने मैग्नीट्यूड सर वही आ गया, कोई डाउट? और उसके बाद ओपी कैप जैसे ही निकला तो ये निकल आया। मेरे ख्याल से मामूली बातें हैं ना, आज तक ये हुई बातें तुम्हारे पास बहुत छोटी बातें हैं, ये सब तुम्हें पता है। मैं कुछ जोड़ने जा रहा हूं इसी के आगे। एक कॉस अल्फा क्या होता है तुम्हें पता है? कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, पक्का ये होता है। ये रहा बेटा तेरा बेस और ये रहा तेरा हाइपोटेनस। बजी घंटी। बेटा मैंने इतने हिस्से को क्या लिखने वाला हूं, जल्दी बोल दे। अब ओपी कैप इज इक्वल टू कितना? कॉस एल्फा आई कैप। कोई डाउट? तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता हूं और यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता था। तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स है और ये वाई है तो ये वाई है। निकालना जरा। हाइट एंड डिस्टेंस से 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस अपॉन दिस, बेस अपॉन दिस क्या होगा? ये वाई है तो ये वाई है, ये एक्स है तो ये एक्स है। ठीक है जी, हाँ परपेंडिकुलर। मैं कहूँ यार दोबारा आ गया ये। अच्छा ठीक है ना, एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? ये बेस। तो बेस अपॉन दिस। बोलो भाई इतने हिस्से को हम क्या लिख सकते थे? पक्का ना? अब उसके बाद खुद ही डिसाइड कर लो बेटा, अब तुम ना जल्दी से डिसाइड कर लो कि अगर तुम्हें कॉस एल, और इसी का नाम है प्यारे बच्चे एल, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, और इसी का नाम क्या है? सोचो अगर मैंने ये पॉइंट कहीं स्पेस में लिया होता, ये तो मैं तुम्हारे 11th क्लास में था, सोचो ये पॉइंट मैंने कहां लिया होता। इमेजिन करो ओपी कैप क्या आता। ये वाला मत सुनाना मुझे, मुझे नहीं चाहिए वाला, लेटेस्ट सुनाओ। एल आई कैप, हाँ सही है, कॉस एल्फा आई, और इसी का छोटा नाम होता है एल, होता है ना एक का नाम चिंटू, क्या दिक्कत है? एल आई कैप। आगे बोलो। और तीसरा क्या आता? विल यू प्लीज टेल मी डायरेक्शन कोसाइन क्या स्टैंड करता है? मतलब डायरेक्शन कोसाइन अगर मुझे पता है तो मुझे क्या पता है? तो अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है ना, तो मैं वेक्टर का क्या लिख सकता हूं? यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? समझ आया?
तो आज से पहले जो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका था वो आने वाले टाइम में फेल होने वाला है, ये ऑफ कोर्स फेल होने वाला है। ये वाहियात चीज मुझे दोबारा मत पढ़ाना। ये वेक्टर तक तो बहुत खुश है, बहुत वाहियात चीज है बेटा, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स रियली ये तो ऐसी चीज है जो तुम्हें आने वाले टाइम में तंग करने वाली है। ये बताओ लाइन की लेंथ कितनी होती है, सोच के जवाब देना। इन्फिनिटी। अगर मैं इस लाइन के ऊपर एक भी इनिशियल पॉइंट और एक भी टर्मिनल पॉइंट दे देता हूं तो तुम्हारी लॉटरी लग गई बेटा। क्यों? क्योंकि तुम अब निकाल लोगे इस कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन, डायरेक्शन, और जो वेक्टर की यूनिट वेक्टर होगा वो पूरी लाइन का यूनिट वेक्टर होगा। और बिलीव मी, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं तुम्हें ये दूंगा। तो अगर तुम मुझे ये समझाने की कोशिश करोगे सर एन कैप नहीं आता निकालना, मैंने बता दो सही कैसे निकालेगा। मैंने ये सर तो मुझे पता नहीं है। अबे तुझे अल्फा बीटा गामा तो पता लग जाएंगे, तुम्हें इस लाइन के क्या पता लग जाएंगे, जल्दी बोलो। अल्फा बीटा, तो तुझे एल लग गया पता, और क्या लग गया पता, जल्दी बता। एम लग गया, एन लग गया, लिख लेना यूनिट वेक्टर, तुझे किसी ने रोका है? और इसमें कमाल की बात है, किसी जरूरत नहीं पड़ती, मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं अल्फा बीटा गामा से ही सेट कर दूंगा यूनिट वेक्टर को। अब देखो हेडिंग क्या है और मुझे बताओ उसका मतलब क्या हुआ ना, एक बार हेडिंग पढ़ो क्या था। व्हाट एक्चुअली डीसी रिप्रेजेंट फॉर अ लाइन और अ वेक्टर। तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? इफ डीसीज ऑफ अ वेक्टर और अ लाइन आर नोन, है ना, देन वी कैन राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर along the line or vector. Is it clear बच्चे? लिखना शुरू करिए जवाब लेके। लिखो, if direction cosines are known, if direction cosines are known, we can write down, if direction cosines are known, we can write down the unit vector. If direction cosines are known, then we can write down, yeah, we can find what? A unit vector ऑफ द लाइन और ऑफ वेक्टर। चाहे लाइन का वेट पूछ लो यूनिट वेक्टर, चाहे वेक्टर का पूछ लो, बात तो वही है। अच्छा वेक्टर कौन सा होगा? अलोंग दिस लाइन। वेक्टर कौन सा होगा? पता लगा वेक्टर कहीं भी ले लिया, अरे वही तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकलेगा जिसका जो इसके अलोंग था, राइट? कोई डाउट? मेरे ख्याल से बहुत प्यारी चीज समझ में आ गई कि सच में हम लाइंस जब पढ़ेंगे तो अपना काम नहीं चलना बिना किसके? डीसी के। कोई डाउट यहां तक? डीसी नहीं पता, लाइन नहीं पता, बात खत्म। मैं तो नहीं देने वाला ए और बी पॉइंट जिससे तुम टर्मिनल इनिशियल निकाल के सारी कहानी सेट कर लोगे, मैं तो कभी भी नहीं दूंगा ये काम तुम्हें, राइट? स्टार्ट करते हैं आगे ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये तो फालतू बात है ना, यहाँ तक तो नहीं समझ में आती कहानी। ये कॉपी करना जरा जल्दी से, ये 2D है ना, ये कॉपी करो सारी बात ना, रिसर्च समझ में आएगी तुमको धीरे धीरे। सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली यहां जब पहुंचोगे तो सिमिलरली स्पेस में ही लिख देना, स्पेस में ऐसा होता है। और उसके बाद एक वो प्यारा रिमार्क आता है जिसपे बोर्ड्स ने सवाल पूछ पूछ के कॉन्सेप्ट ही घिस दिया, ठीक है जी? ये रिमार्क देखना, कितने लोगों को आज के बाद इसका अंदाजा रहेगा? हाँ जी, तुम्हारे स्कूल वालों ने भी शायद पढ़ाया होगा, मे भी रटवाया होगा, जो भी किया होगा। हमें ओपी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था, है और रहेगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम क्या कह रहे हो? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अबे इनडायरेक्टली तुमने ये कहा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना? और तुमने पता है क्या कह दिया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू। और इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इतनी बार पूछ डाला कि तुम भी देखना तुम्हारे पेपर में नजर आएगा एक क्वेश्चन, वो 2 नंबर के अंदर या 1 नंबर के अंदर, डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कहीं ना कहीं यही इन्वॉल्व होगा पीछे। ठीक है जी, करो कॉपी फटाफट। तो इसे कहते हैं जी डायरेक्शन कोसाइन। कहा यह जाता है कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो हम वेक्टर तो नहीं लिख सकते, लेकिन उसके अलाउंग क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर जरूर लिख देंगे। और सबको पता है, क्लास में बैठे लगभग हर साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे को पता है कि अगर किसी वेक्टर या किसी लाइन की डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर पता लग जाए तो अपने को सिर्फ वेक्टर लिखने के लिए इनटू मैग्नीट्यूड कराना पड़ता है बस। तो मैग्नीट्यूड तो बताया जा सकता है ना भी इतने यूनिट का वेक्टर निकाल दो मेरे लिए। हाउ इजी आफ्टर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन दैट एल एम एन आर वेरी हेल्पफुल टू राइट यूनिट वेक्टर along a line.
अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी कर लें तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या सवाल आपसे आज तक पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। मज़ेदार चीज़ है बेटा, 3D बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है उसके लिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है जी। नहीं तो पॉल को पता है ऊपर से जाता ही है स्कूल में। पॉल तेरे से यहाँ हुआ ना? अच्छा नहीं, DPS ने तो ख़त्म ही कर लिया सिलेबस। आता है DC? पढ़ा तो होगा, नाम तो सुना होगा, डायरेक्शन कोसाइन नाम सुना है, हाँ नाम सुना है। मैं अपने बच्चों को ऐसे किसी भी स्कूल में नहीं डालना चाहूँगा जो सितंबर तक सिलेबस लपेट लो, ठीक है। हुआ क्या, आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं, बैठे तुम फिर मेरे पास हो। इससे अच्छा किसी सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराओ, डमी चलने दो, अटेंडेंस होती रहे और बच्चे ट्यूशन ही पढ़ते रहे, जब पढ़ना ही है उन ट्यूशन वालों ने तो। वैसे कुछ स्कूल के टीचर बड़े अच्छे होते हैं, तुम भी निकम्मे लोग हो, तुम कभी जाते हो स्कूल कभी नहीं जाते हो, तो दूसरे दिन जब क्लास ही छोड़ दोगे तो कैसे समझ में आएगा। पूरा पढ़ा दिया एक दिन में, 3D पढ़ा दिया पूरा, बढ़िया है बेटा। तो ऐसे होनहार टीचर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, उन्हें बोलो मून पे पढ़ाओ जाके, वहाँ के बच्चों को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, यहाँ के तो पढ़ लिख जाएंगे अपने आप ही। ये कर लेना सारी कहानी कॉपी ना, स्टार्ट कर रहा हूँ। डालें लो जी, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं कहूँगा सच में अब पता है तुम्हें DC क्या होते हैं, है ना। मैंने स्टार्टिंग में बोला 3 एंगल है, कॉस निकाल दो, तुमने भी निकाल दिया। तो पता नहीं था उस टाइम की तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें पता है कि उस टाइम जैसे पहले क्वेश्चन क्या कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कराया था मैंने तुम्हें, C, ऐसे ही था ना। तो उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि भाई एंगल 90 है और 135 और 45 डिग्री है। तो आपका एक कोसाइन आया था cos 90 0, और दूसरा क्या आया था -1/√2, तीसरा क्या आया था 1/√2। गेस व्हाट, ये क्या आया, ये लाइन की डायरेक्शन आई है, लिख सकते हो कैसे, 0 i कैप -1/√2 j कैप और +1/√2 k कैप। अब समझ में आया, ये है DC का मतलब। चलिए स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चंस जो और पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी नॉट 3, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा अजीब सा सवाल पूछा गया, कैन अ लाइन हैव DC if its angles with coordinate axes are 90 degree, 135 degree and 45 degree. Let's start. L कितना आ जाएगा, cos 90, that means 0. It's not 90, it's 45, 45 and 60. हाँ भाई, तो cos 45 कितना होता है 1/√2. M कितना आएगा cos 45 1/√2, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा cos 60, that means 1/2. अब बच्चे से पूछो क्या कोई लाइन ऐसी दुनिया में है जिसके डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी जिसके एंगल्स ये हों। बच्चा बोलता है आपको दिख रही ना, मैंने तो DC निकाल दिया, लाइन क्यों नहीं है। फिर मैं बच्चे को याद दिलाता हूँ कि बेटा DC का मतलब ये यूनिट वेक्टर बनाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, करना जरा इसके एक यूनिट वेक्टर निकाल ही लो आज ना, निकालना जरा। n कैप क्या लिखोगे, 1/√2 i, 1/√2 j, 1/2 k। मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप पक्का 1 आएगा, करके देखना 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/2, 1/2, 1/4, हाफ प्लस हाफ 1, 1 + 1, ये आ गया बेटा तुम्हारा 5/4, विच इज 1 और नॉट।
अबे तो ये झूठ बोल रहे हो तुम, ये ऐसे एंगल ही नहीं हो सकते लाइन के। अभी लाइन के एंगल ऐसे होते तो डीसी ऐसा निकलेगा, और डीसी ऐसा निकलेगा तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। आया ही नहीं आया। तो दुनिया में कोई भी 3 फ्रॉड एंगल आप मुझे दे दो और मैं बोलूंगा डीसी आ जाएंगे मेरे पास, ये गलत है ना। क्या लिखना चाहिए? देयर इज नो सच लाइन विच कैन मेक एंगल्स 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसी दुनिया में कोई लाइन ही नहीं है। लाइन होती तो उसके यूनिट वेक्टर निकलते, उसके मैग्नीट्यूड क्या जस्टिफाई होता? 1 होता। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जस्टिफाई होता? 1। ये नहीं हो रहा, इसका मतलब ये बकवास एंगल है, ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। लिखो देयर इज, नीचे लिख देना आखिरी में आके, सो देयर इज नो सच लाइन। ठीक है ना, देयर इज नो सच लाइन। ये 1 थोड़ी ना है, 1 आना चाहिए था। डीसी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड 1 देगा। अब नहीं दे रहा है तो तुम्हारी गलती है क्वेश्चन के अंदर। तो आधी जनता तो सवाल समझ नहीं आया होगा, बाकी आधी जनता जो बची है वो ऐसा आंसर निकाल के छोड़ाई होगी। बहुत ही कम जनता रही होगी, 10%, जिनके 100 आए होंगे, उन्होंने कॉन्सेप्चुअल मीनिंग लिखा होगा जाके कहीं इसका। मैं क्वेश्चन नंबर 5 साथ में लिख देता हूं, आप शुरू कर लें इसको ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इफ अल्फा बीटा गामा if a line makes alpha beta gamma with coordinate axes, then find the value of, पहला पार्ट, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। दूसरा पार्ट, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तीसरा पार्ट, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। अब इन तीनों पार्ट के आंसर निकालो, 1 मार्कर क्वेश्चन है तीनों के तीनों। अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है तो इन तीनों की वैल्यू लिखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी लाइन के अल्फा बीटा गामा तुम्हें एंगल पता ही है तो तुम डायरेक्शन कोसाइंस क्यों नहीं लिख देते? एल इतना आ जाएगा, एम इतना आ जाएगा, एन इतना आ जाएगा। एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा। कोई डाउट? तो पहले का आंसर कौन नहीं जानता? पहला पता क्या लिखा हुआ है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस वैल्यू कितनी? बी पार्ट का आंसर, ओ साइन स्क्वायर अल्फा दे दिया। अरे तो उसने साइन स्क्वायर अल्फा दे दिया, तुम्हें ट्रिको नहीं आती? तुम इसको ले चलो ना कॉस स्क्वायर में। कैसे? बिल्कुल सही है। ये 10th क्लास पास आउट हो, ये बात पता होगी तुम्हें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। इन शॉर्ट मेरे पास 1 कितनी बार आ गया? 3 बार। लेकिन 3 के बाद माइनस साइन कॉमन लेने के बाद लिख रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जिसका मतलब हर बच्चे को पता है 3 माइनस 1 आंसर इज 2। सी पार्ट तुम होमवर्क करो, खुद ही कर लेना। अबे 11th क्लास भी तो पास आउट हो अब तुम। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला नहीं आता तुम्हें? कितने आते हैं? 4। उनमें से एक फॉर्मूला किसकी टर्म में डायरेक्टली आता है? cos की टर्म में। फॉर्मूला बताओ। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। लिख देता हूँ पॉल, तेरे लिए लिख देता हूँ, मुझे पता है तुझे याद नहीं है। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं याद है। याद है? लिख ले, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग लिख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्टेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्टेंट्स। अब हम ऑक्टेंट्स की इंट्रोडक्शन पे काम करेंगे। ये पेन मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, ये मेरा ध्यान अब गया, मैंने पेन तो जेब में है। कोई डाउट? यहाँ रहने दो। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्टेंट, कोई नहीं, रिमार्क लिखवा दूंगा। ये कौन सा ऑक्टेंट है इस टाइम तुम्हारे हाथ जो बना हुआ है? ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट के भाई एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। थोड़ा सा अगर आप फील कर पाएँ तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये ऑक्टेंट फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फर्स्ट के नीचे होता है 5वां ऑक्टेंट, ये छठा, ये 7वां और ये
8वां एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहती है। स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला ऑक्टेंट है इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, ये पहला है। सेकंड यहाँ होगा, x पीछे आ जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव रहेगा, z पॉजिटिव। फर्स्ट यहाँ था, सेकंड यहाँ था, थर्ड यहाँ होगा, यहाँ तो ये चीज़ यहाँ आएगी, x नेगेटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। फर्स्ट यहाँ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ आएगा, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट के जस्ट नीचे कौन होता है? पांचवा ऑक्टेंट। पांचवे के यहाँ कौन होता है? सिक्स्थ, फिर ये सेवेंथ। सेवेंथ ऑक्टेंट एक ऐसा ऑक्टेंट है, इसको बनाने के चक्कर में इसको पीछे मूव कराना पड़ता है, इसको बनाने के चक्कर में इसको यहाँ मूव कराना पड़ता है। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, जेड भी नेगेटिव। फर्स्ट ऑक्टेंट एक ऐसी जगह है जहाँ एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होते हैं, और सेवेंथ ऑक्टेंट एक ऐसी जगह है जहाँ एक्स नेगेटिव, वाई जेड नेगेटिव। सेवेंथ पांचवा ऑक्टेंट यहाँ था, सिक्स यहाँ था, सेवेंथ यहाँ था, एट्थ यहाँ होगा। एट्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड। गुड आउट। तो ये बस आपको रिकॉल करना था, बाकी तो मैं तो रटवाता नहीं भाई, सीधी सी बात है। उसका मतलब यही है कि तुम रट्टा मार भी नहीं सकते। स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। अगले क्वेश्चन लिख लो। और ये तो 11th का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो तुमको मुझे बताना चाहिए था, उल्टा मैंने तुम्हें बताया। सिक्स क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहता है एक ऐसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस निकालो जो लाइंस के साथ यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। अल्फा बीटा गामा। पुल डाउन। इक्वली इंक्लाइंड में समझा नहीं अभी तक मीनिंग। अल्फा किसके इक्वल है? बीटा के। बीटा किसके इक्वल है? तो ये बताओ, अल्फा बीटा गामा के इक्वल है, तो फिर कॉस अल्फा किसके बाय डिफॉल्ट नजर आएगा? कॉस बीटा के और कॉस गामा के। लेकिन हमने तो सुना था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। इसका मतलब इसकी वैल्यू के लिए थोड़ी देर के लिए मैं लैम्डा ले लूँ, लेट कर लेते हैं ना। अगर तीनों बराबर हैं तो कुछ तो होगा। इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? तुमने तो बोला तीनों लैम्डा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1/√3। बताइए बच्चे, डायरेक्शन कोसाइंस बताओ फटाफट। प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस, अभी m कितना आएगा? प्लस माइनस 1/√3 और n कितना आएगा? प्लस माइनस 1/√3। यस एनीवन इन दिस क्लासरूम, ये कॉम्बो कितने आंसर हैं? 2। सारे प्लस में ले लो, सारे माइनस में ले लो। ये कितने कॉम्बो हैं? ये भाई साहब 8 कॉम्बो है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तीनों प्लस ले लो, ये प्लस ले लो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तीनों माइनस ले लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। कितने ये ऑक्टेंट भी तो 8 होते हैं। ऑक्टेंट भी कितने होते हैं? मुझे थोड़ा पता है तुम कहाँ घूम रहे हो। तो तुम ऑक्टेंट बता दो तो मैं बात खत्म कर देता हूँ। अब एक बात बताओ, ये तो 8 ऑक्टेंट होंगे, ये तो आप नो डाउट लिख ही लेते ये तो कॉपी करोगे अच्छे से। 8 कॉम्बो हैं। अब सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 का ये ए पार्ट था। कौन सा पार्ट था बच्चे? 6 का ये ए पार्ट था। अभी उसने पूछा बी पार्ट में, उसने बोल दिया कि लाइन OX OY OZ के साथ बना रही है एंगल, इक्वली इंक्लाइंड है, लेकिन OX OY OZ के साथ। तो ये तो फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया ना। OX, अरे पीछे होता तो OX डैश लिखता ना। मैं थोड़ा लिख रहा हूं, मैं तो लिख रहा हूं OX। ये कौन सा ऑक्टेंट है? OX पॉजिटिव, OY पॉजिटिव, OZ पॉजिटिव। ऑक्टेंट कितना? कौन सा ऑक्टेंट? पहला। तो डायरेक्शन कोसाइन सुनाना जरा। LMN क्या आएगा? 1/√3 1/√3 1/√3। अच्छा, इसमें पूछा उसने सी पार्ट में, कहता है लाइन बना रही है एंगल OX OY डैश OZ डैश के साथ। मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। मैं तो उसे बता सकता हूं कि ये OX पॉजिटिव है तो अल्फा एक्यूट होगा। जो पॉजिटिव एक्सिस होता है उसमें क्या एंगल आता है? एक्यूट। बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले तुमको। मैंने कुछ फील भी कराया था कि चलो बाकी एक्सिस को लाइन से बाहर निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं लाइन है, तो ये एंगल क्या है?
एल्फा, तो ये एक्स के साथ एल्फा है तो एक्स डैश के साथ क्या होगा 180 माइनस एल्फा, और 180 माइनस एल्फा अगर ऑप्ट्यूज हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, अगर ये एक्यूट होगा ना प्यारे बच्चे तो ये तो ऑप्ट्यूज ही होगा, इसमें कौन सा डाउट है। तो ऑप्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है। हाँ तो ऐसा है ना कि जब इक्वली इंक्लाइंड है तो फर्स्ट ऑक्टेंट में सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन सेकंड ऑक्टेंट में ये पॉजिटिव है तो अल्फा एक्यूट रहा होगा, नेगेटिव के साथ ऑप्ट्यूज एंगल बनता है, याद रखना। तो अब बताओ जल्दी से अल्फा एल क्या आया होगा 1/√3, एम बताओ क्या आया होगा, वेरी गुड -1/√3, और एन क्या आया होगा। असली आफत उस बच्चे की आती, ये नहीं, ये तो कर लेता है बच्चा, लेकिन असली बात उस असली आफत तब आ जाती है जब सामने वाला डी पार्ट पूछ लेता है, कहता है राइट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल इन सेवेंथ, या मैं पार्ट चेंज कर देता हूं, ई कर देता हूं, सेवेंथ तो मैंने रट लिया, याद है सेवेंथ कौन है, सारे नेगेटिव है ना, मैंने इसलिए वहां से इन फिफ्थ ऑक्टेंट। अब जिस बच्चे को ऑक्टेंट की नॉलेज नहीं वो बेचारा खत्म, उसको पता है कि कॉम्बो तो यही है लेकिन उसे साइन डिसाइड नहीं करने आते, तो पांचवा ऑक्टेंट बना लेते हैं ना, एक बार समझ लेते हैं पांचवा ऑक्टेंट क्या होता है। ये पहला ऑक्टेंट है, ये पहला है, इसके नीचे होगा ना पांचवा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो आंसर आएगा 1/√3, 1/√3 और -1/√3। बेसिकली पांचवा ऑक्टेंट ये होता है भाई, ये x, ये y और ये z डैश। समझ में आया बच्चे, कोई डाउट। इसलिए ऑक्टेंट की नॉलेज सुपर्ब नहीं, मतलब ऐसी खतरनाक वाली होनी चाहिए कि नींद में भी रात को 2 बजे उठा के पूछो हाँ भाई 5 ऑक्टेंट, तो तुम सरप्राइज ना होकर उसको जवाब दो, है ना। चलो करो कॉपी इसको। हमने कौन सा क्वेश्चन खत्म कर दिया, 6 खत्म कर दिया। इसके बाद आ रहा है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है जी। उसके 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट है बेटा, चिंता नहीं कर, खुश हो जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास सुन के। और कल की क्लास कंबाइन है दोनों बैचेस की, 6:30 to 8:30। तो तेरा भाई नेक्स्ट क्लास सैटरडे, जो नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी वो 5:15 शुरू हो जाएगी, 5:10 शुरू कर दो, 10 मिनट में तो आ ही जाएगा। तो तुझे IP से ही आना है, 10 मिनट में ही आ जाएगा। स्कूटी है तेरे पास, पैदल आता है तो कहाँ से 10 मिनट में आ जाएगा वो। हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकता पैदल चल के, पक्का। तो मैं जानता हूँ, मेरी सामने वाले रूम में तो है। तो मेरा वाला आइडिया लगाया करना, जब मैं पैदल आ रहा होता हूँ ना, पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा होता है, उसके पीछे बैठ जाओ, भाई छोड़ दिया आगे यार, ठीक है। साइकिल वालों को दिल बहुत बड़ा होता है, वो बिठा लेते हैं, ठीक है नहीं, गाड़ी वाले नहीं बिठाते। साइकिल वाला कहता है क्या ले जाएगा तो साइकिल। अब तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है IP का, बैटरी रिक्शा चलते रहते हैं 24 घंटे, कभी भी ले लो, कोई ना कोई खड़ा मिल ही जाता है। एक बार रात को 1:30 बजे आया और मेट्रो स्टेशन थोड़ा सा पीछे आया तो वहाँ एक सो रहा था बैटरी रिक्शा के ऊपर ही, मैं उसको उठाया, मैं छोड़ दिया यार, घूम तक, पहले तो गेट बंद हो जाते हैं आजकल, पता नहीं ये सारे, तो घूमता काम चलाया उसने मुझसे, रात को 50 रुपये लिए, फिर सो गया होगा जाके 50 रुपये लेके। अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ खुद करो, ठीक है जी।
मैं 2 पार्ट लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के, इसके बाद अपना चैप्टर दूसरे बैच के बराबर आ गया और कल कंबाइंड क्लास है। इसके बाद कल की डेट में डीआर डायरेक्शन रेशियोज के साथ साथ डायरेक्ट ये चैप्टर डीआरडीसी तो खत्म हो ही रहा है, साथ में लाइन एंड स्पेस शुरू होगा अच्छे से। असाइनमेंट कल इशू कर दूंगा। 7th क्वेश्चन का बी पार्ट, फाइंड अ वेक्टर n with magnitude 5 which makes angles 135 degree, 120 degree, 60 degree with एक्सेस। और उसके बाद आप करो डी पार्ट, फाइंड अ वेक्टर v is inclined at equal angles to the coordinate axis of third octant and magnitude of v is 7। करो भाई। अभी वेक्टर की डेफिनेशन बिल्कुल फंडामेंटल वाली, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मैं दे रहा हूं, डायरेक्शन मैंने नहीं दी। कौन कहता है मैंने नहीं दी? अगर मैं वेक्टर के एंगल बता रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो तुम क्या निकाल लोगे वेक्टर के? कोसाइंस। और जिसको कोसाइंस पता है वो यूनिट वेक्टर एक लाइन में लिख देता है, बात खत्म। कितना आसान सवाल है, दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर में है। सबसे पहले एन कैप निकालते हैं ना। एन कैप निकलेगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अच्छा, एल किससे रिप्लेसेबल है? कॉस 135 से। आई कैप एम किससे रिप्लेसेबल है? कॉस 120 जे कैप। और एन किससे रिप्लेसेबल है? कॉस 60 के कैप। कॉस 135 के लिए माइनस में होती है, -1/√2 आई, ये भी माइनस में होगी, -1/2 जे कैप, और यह आएगा 1/2 के कैप। भाई एन कैप आ गया। हाँ, तो एन वेक्टर तो बच्चे जानते हैं, वेक्टर इंटू में इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ, तो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है तुमने खुद बताया, 5 है। और ये आ गया -1/√2 आई, -1/2 जे, 1/2 के। बताओ भाई कितना आएगा? -5/√2 आई, -5/2 जे, 5/2 के। ये आ गया एन वेक्टर। उसके बाद बी पार्ट। बी पार्ट में तुम क्या कहते हो कि फाइंड अ वेक्टर v विच इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स। मजे आ गए। अगर ऐसा है तो v कैप क्या होगा? v कैप क्या होगा? +-1/√3 आई कैप, +-1/√3 जे कैप, +-1/√3 के कैप। ये सीधे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करके दिखा नहीं, वो करेंगे ना, बात करेंगे अभी। यहाँ तक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। अच्छा, अब बताएंगे हम, बट v वेक्टर इज इन व्हाट? हाँ, इज इन थर्ड ऑक्टेंट। अब तुम समझाओगे थर्ड ऑक्टेंट में कौन कौन कहाँ होता है। आई थिंक x होगा पीछे, नहीं x होगा, हाँ x होगा पीछे, y होगा इधर, z होगा इधर। बेसिकली ये रहा होगा पोजीशन ना, x इधर, y पीछे की तरफ गया है, z ऊपर की तरफ गया है। ये x है, ये y है, और ये y नहीं है, y डैश है, और ये x, अरे यार उल्टा लिख दिया, x डैश ये है, y डैश ये है, ठीक है, और z ऊपर की तरफ है। तो v कैप होपफुली क्या रहा होगा? होपफुली रहा होगा ये -1/√3 आई, -1/√3 जे, 1/√3 के। और रही बात v वेक्टर की, उसकी डेफिनेशन तो बच्चे को पता है ना। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v कैप, मैग्नीट्यूड मैं बताता रहा हूँ तुमको, कितना है? 7। तो 7 इंटू में -1/√3 आई, -1/√3 जे, +1/√3 के। और ये रहा तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर, -7/√3 आई, -7/√3 जे, +7/√3 के।
नोट डाउन बेटा, ये आपका आंसर। ठीक है जी। टेक योर टाइम, सो कॉपी करो। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतने ही। गुड नाइट। कल मिलेंगे कितने बजे? 6:32। और तुम्हें पता है ना मेंस वाली क्लास पहले है। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट।